गुड मॉर्निंग। क्या लिख लिया था उसमें? साइमन कमीशन में ना, साइमन कमीशन में अगली बनाइएगा उसमें लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय उसमें लिख दिया था। क्या किस पॉइंट तक आ गया था? ड्यूरिंग क्या क्या लिखा? डेड इन 1928 आफ्टर बीइंग इंजर्ड ए, आफ्टर बीइंग इंजर्ड ए पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट। चलिए हिंदी वाले लिखना चालू करिएगा उसमें। अब साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1928 कोष्टक में, साइमन कमीशन 1928 सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 ब्रिटिश सांसदों का, साइमन कमीशन 1928 सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह, एक समूह था, 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसे 1919 के, जिसे 1919 के, जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए भेजा गया था। जो 1919 का एक्ट था उसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था। इसमें एक भी भारतीय ना होने के कारण, इसमें एक भी भारतीय ना होने के कारण इसे इसे श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन, क्योंकि सब कैसे थे? अंग्रेज थे सबके सब। श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ, भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ और साइमन गो बैक, और साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के, साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए, नारे भी लगाए गए। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की, क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के कारण, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के कारण मृत्यु भी हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। लिखिएगा साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। 1927, 1927 में किया गया था। लेकिन लेकिन यह 1928 में, यह 1928 में भारत, भारत पहुंचा था, भारत पहुंचा था। चलिए लिखिएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट। दी कमीशन सबमिटेड इन रिपोर्ट, दी कमीशन सबमिटेड
in report in 1930 1930 साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। चलिए अगला पॉइंट बनाइएगा उसमें। अब एक वहां पे पॉइंट छूट गया था, मिस हो गया, तो चलिए हेडिंग बनाएगा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट। दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 नियर दी गोल्डन टेम्पल। नियर दी 13 अप्रैल डेट लिख लेना उसमें। अब 13 अप्रैल 1919 नियर दी गोल्डन टेम्पल अमृतसर। नियर दी गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब के समीप हुआ था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब के समीप हुआ था। लिखेंगे मेन रीजन, कारण क्या था। मेन रीजन, पीपल वेयर होल्डिंग ए पीसफुल गैदरिंग एट पीपल वेयर होल्डिंग ए पीसफुल गैदरिंग एट जलियांवाला बाग टू protest against the Rowlatt Act law, British government and arrest two leader टू यहां पे TWO वाला है, एंड अरेस्ट टू लीडर। हिंदी में लिखेंगे उसमें जलियांवाला बाग होने का प्रमुख कारण ब्रिटिश अधिकारी के दमनकारी ब्रिटिश सरकार के लिख दीजिएगा, अधिकारी से ज्यादा, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून विरोधी रॉलेट एक्ट और दो नेताओं की गिरफ्तारी लिखेगा। अब इसमें हुआ क्या, ब्रिगेडियर जनरल हुआ क्या था इसमें। अब ब्रिगेडियर जनरल डायर ordered troops of troops to fire on the crowd without warming। हिंदी वाले लिख लें उसे। अब ब्रिगेडियर जनरल डायर ने
ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों पर बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लिखेंगे उसमें अब पॉइंट में, उसमें अब कैजुअलिटी क्या हुआ उसमें, अब कितने लोग घायल या मृत्यु। नॉर्मली कैजुअलिटीज, ब्रिटिश रिकॉर्ड put the number at 379, but the Indian National Congress INC estimate the number at over 1000। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार परिणाम क्या हुआ इसका, ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोग शहीद हुए। 379 लोग शहीद हुए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार आईएनसी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए। 1000 से अधिक लोग मारे गए। क्लियर। ये था जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग के कारण ही फिर क्या हुआ था आपके, उसी के बाद आपके गांधी जी के फिर क्या हो गए, स्टार्ट हो गए थे आपके आंदोलन, नॉन कॉपरेशन। फिर आपने वहां से देखा है चौरा चौरी हो गई। चौरा चौरी के बाद फिर आपके क्या हो गए, एक पार्टी बन गई थी स्वराज पार्टी, उसको आपने मेंशन कर दिया है। स्वराज पार्टी के बाद फिर आपने एक कांड मेंशन किया था, यह एक्शन काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन का आपने साइमन कमीशन कर दिया। अब अगला बनाइएगा हेडिंग बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, BARDOLI, बारदोली सत्याग्रह, ये लिखा हुआ है बारदोली सत्याग्रह 1928। अब लिखना चालू करेगा 1928, बारदोली सत्याग्रह 1928 लिखेगा। दी बारदोली सत्याग्रह was a successful non-violent movement led by सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। हिंदी में लिखेंगे बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया एक सत्याग्रह या आंदोलन था। किया गया एक सत्याग्रह या आंदोलन था। लिखेंगे रीजन इसमें अब, ए मैसिव, रीजन कारण क्या था, ए मैसिव इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, ए मैसिव increase in land revenue by the Bombay Presidency
from 22% to 30%। थोड़ा देर और हो जाती है आप तो एक लेक्चर ही खत्म हो गया था अभी तो। 22% to 30% डिपॉजिट फ्लड FLWDS डिपॉजिट फ्लड्स एंड फेमिनीज FAMINES डिपॉजिट फ्लड एंड फेमिनीज। हिंदी वाले लिखेंगे उसमें अब बाढ़ और अकाल के बाद, बाढ़ और अकाल के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा भू राजस्व में 22% से 22% से 30% की भारी वृद्धि, किसानों से 30% की भारी वृद्धि। लिखेंगे उसमें रोल ऑफ गांधी जी, रोल ऑफ गांधी जी। गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी की भूमिका। गांधी जी प्रोवाइड सपोर्ट, गांधी जी प्रोवाइड सपोर्ट एंड मोरल गाइडेंस थ्रू, गांधी जी सपोर्ट एंड मोरल गाइडेंस थ्रू यंग इंडिया। अंडरलाइन कर लेना, ये उनकी पत्रिका है गांधी जी की, यंग इंडिया मैगजीन, यंग इंडिया। गांधी जी प्रोवाइडेड सपोर्ट एंड मोरल गाइडेंस थ्रू यंग इंडिया, मोरल गाइडेंस थ्रू यंग इंडिया। गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से, गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से इस आंदोलन को सहयोग प्रदान किया। लिखिएगा आपका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का, बारडोली सत्याग्रह का रिजल्ट। दी गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए कमेटी टू इंक्वायरी headed by Broomfield and Maxwell, Broomfield Broomfield and Maxwell. The government formed a committee to inquiry headed by Broomfield and Maxwell and reduced the tax increase at 6.03%। ये लिखा हुआ है 6.03%। हिंदी वाले लिखे उसमें परिणाम में क्या हुआ, सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में, ये लिखा है ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया और कर वृद्धि को कर टैक्स और कर वृद्धि को, जो लगा हुआ था कर लगा रहे थे ज्यादा, और कर वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया, 6.03% कर दिया। सीधा मुद्दा इसे ऐसा समझ लीजिए उसमें आप कि जैसे गांधी जी का आपका चल रहा था, अगर आपके भूमि को लेके सरकार क्या हो रही थी, बारडोली नाम का स्थान है, हिंदी वाले मेंशन ना करो, गुजरात मेंशन कर देना, बारडोली गुजरात में है, ठीक है ना।
अब क्या हुआ उसमें, अब कि बारदोली जो गुजरात में है आपके, उसमें अब सरकार ने क्या किया, लैंड रेवेन्यू लगा दिया, टैक्स लगाया। किसने? बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ पे अंग्रेजों से है। अंग्रेज ने क्या किया, अकाल और बाढ़ के बावजूद भी आपके किसानों पर जरूरत से ज्यादा क्या किया, टैक्स लगाया। तो उसी के नेतृत्व में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, एक सत्याग्रह करते हैं, और अंग्रेजों से या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि आप कुछ ना कुछ इसमें क्या करें, आपके उसमें अब इसमें देखें, आप स्थिति का जायजा लें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, दो व्यक्ति जिसका आपने नाम लिखा, ब्रूमफील्ड और आपके मैक्सवेल, इनको बोलती है कि जाके आप देखिए कि कैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये जांच समिति जाती है और उस बारदोली का क्या करेगी, आपके एक जांच करती है, और जांच करने के बाद वो ये पाती है कि वास्तविक स्थिति जो है बिल्कुल आपके दयनीय है, किसान टैक्स नहीं दे सकते हैं। और जिस कारण से वो टैक्स को घटा के फिर कितना कर देती है, आपकी 6.03% कर देती है। तो एक प्रकार से ये भी क्या हो गई आपकी, सरदार पटेल की, और एक प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऐसा कि गांधी जी अपनी पत्रिका जिसका नाम था यंग इंडिया, वो बकायदा इसमें लेख लिख रहे थे इसके बारे में। तो आपके इनडायरेक्ट रूप से या कि बैक रूप से गांधी जी भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, और अंततः जाके दोनों की जीत हो जाती है उसमें। क्लियर? चलिए अगला लिखिएगा उसमें अब। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना उसमें अब, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर दिस सक्सेसफुल, डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना, आफ्टर दिस सक्सेसफुल सत्याग्रह, आफ्टर दिस सक्सेसफुल सत्याग्रह, वुमेन गेव पटेल, वुमेन महिला, वुमेन गेव पटेल, वुमेन गेव पटेल, ये पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल, वुमेन गेव पटेल दी टाइटल ऑफ सरदार, दी टाइटल ऑफ सरदार, सरदार में डबल इन्वर्टेड कामा, दी टाइटल ऑफ सरदार। इस आंदोलन की सफलता के बाद, इस आंदोलन, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार ये, इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, सरदार की उपाधि प्रदान की थी। कौन है ये वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? अरे लौह पुरुष तो हैं, और फर्स्ट, ठीक है, पहले गृह मंत्री, और क्या रोल रहा है इनका इंडियन पॉलिटी या कि भारत में क्या रोल रहा है इनका? जितनी भी आपकी रियासतें रही हैं आपकी, जो आपके उस दौरान में आजादी के पहले थी, उनको एकीकरण करने का, एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 3 आपकी रियासतें थी आपकी, जिनके पास, जब याद होगा आपके चीजों को लेकर, जब देश आजाद हो रहा था उस दौरान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 ऑप्शन रखे थे कि या कि आप भारत में शामिल हो सकते हैं, या कि आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, या कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। तो 3 रियासतें थी जिन्होंने फाइनली जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया था। जूनागढ़ हो गई, कश्मीर हो गई, और हैदराबाद हो गई। ये तीनों रियासतें जो थी उनको, जूनागढ़ गुजरात में है, हैदराबाद आपके तो है ही साउथ में, कश्मीर तो पता ही है, इन तीनों को एकीकरण करने का भारत में आज वर्तमान दौरान जो ये तीनों भारत में हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सरदार पटेल का ही योगदान है कि जितनी देसी रियासतें थी उन सबको भारत में शामिल करने के लिए। आगे जाके बताऊंगा। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा उसमें अब, बारदोली के बाद बनाइएगा उसमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पीयू, हिंदी वाले भी, वो इंग्लिश वाले पूर्ण स्वराज ही लिखेंगे, PURNA और SWARAJ, पूर्ण स्वराज हेडिंग है ये। क्वेश्चन लिख लेना 1928, 1928 लिखना चालू करेगा। ऑन 19 दिसंबर, ऑन 19 दिसंबर 1928, ओ सॉरी 1929 लिखेगा पूर्ण स्वराज में, 1929, ऑन दिसंबर
19 December 1929, the historic resolution of पूर्ण स्वराज कोष्टक में कंप्लीट इंडिपेंडेंस कोष्टक बंद was passed the PASSED was passed the Indian National Congress session held in Kolhapur Maharashtra preside over by Jawaharlal Nehru हिंदी में लिखेंगे 19 दिसंबर 1929 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे चलिए लिखिएगा उसमें अब डिक्लेरेशन हेडिंग बनाइएगा डिक्लेरेशन इसी में डिक्लेरेशन लिखिएगा उसमें बाई होस्टिंग दी ट्राइकलर ट्राइकलर on the bank of on the banks of the Ravi river अंडरलाइन कर लेना on the banks of the Ravi river at midnight on 31st December 1929 फिर बोल रहा हूं by hosting the tricolour on the bank of the Ravi river at midnight on 31st December 1929 हिंदी में लिखेंगे 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया चलिए लिखिएगा गोल लक्ष्य क्या था इसका गोल गोल लिखेंगे लक्ष्य कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड नॉट जस्ट colonial self rule हिंदी में लिखेंगे लक्ष्य में उसमें ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से अलग होना ना कि केवल औपनिवेशिक स्वराज से
कॉलोनियल बताता हूं फिर ये क्या होता है। औपनिवेशिक स्वराज से, औपनिवेशिक स्वराज से, पहले लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूं इसको। लिखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या था, महत्व क्या था इसका, सिग्निफिकेंस डालिएगा, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। कांग्रेस डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 as the first independence, as the first independence day, as the first independence day to be celebrated across the country, to be celebrated across the country। हिंदी वाले लिखेंगे महत्व में, उसमें कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, मनाने की घोषणा की। चलिए अगला इसी में बनाइएगा, इंपैक्ट, क्या प्रभाव है इसका, इंपैक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ा। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड कब, 26 जनवरी। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, ऑन 26 जनवरी in memory of the historical event, इस महत्व में लिखेंगे हिंदी वाले, कांग्रेस ने 26 जनवरी या कि इसी ऐतिहासिक घटना को, इसी ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए हुआ क्या, लगातार मांग चल रही है, आप देख रहे हैं आपके लगभग पिछले आपके 10 से 15 वर्ष पहले से जो आपके क्या था, जो लीडर भी थे आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तीसरे आपके गांधी जी आ चुके थे। इनकी लगातार मांगे चल रही थी उसमें आपकी, अब हमें क्या है, कॉलोनियल जो है आपकी औपनिवेशिक, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके भारतीयों को कुछ ना कुछ पावर दे रहे थे। और जैसे ही भारतीयों को पावर मिल रही थी, अंग्रेजों का राज्य तो चल ही रहा था और भारतीय कुछ ना कुछ पावर पाके कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या हो रहा, सेटिस्फाई हो जा रहे थे। लेकिन एक लीडर ग्रुप ऐसा आ गया उसमें जिसने ये मांग करी कि अब हमें औपनिवेशिक स्वराज जो है आपके, उसको नहीं चाहिए, मतलब एक प्रकार से हमें पावर नहीं चाहिए, आप हमें जो छोटी छोटी पावर दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को आपके माना मतलब करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोल्हापुर में एक सेशन होता है। जिस कोल्हापुर के सेशन में क्या होता है, उसमें इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग रख दी जाती है। और इसी के आपके इसी कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए या कैसा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देने के लिए रावी नदी के तट पर होता है ना चीज, जैसे आज की डेट में 15 अगस्त में क्या होता है, जनरली हम 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली। तो इसी प्रकार इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया आपका। और जैसे इन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपके कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रख दी उसमें अब, और उसी ऐतिहासिक दिन को फिर आज की डेट में आप गणतंत्र दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट बनाइएगा उसमें अब किसका, इसका, जैसे देखिए औपनिवेशिक, कॉलोनियल का मतलब होता है आपके ऊपर किसी का अधिकार, तो उस दौरान में इसका मतलब था ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश एक प्रकार की कॉलोनियल, ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनियल औपनिवेश करके रखा था। औपनिवेश का मतलब ये होता है एक प्रकार से पॉलिटिकली आपकी और आपके कमर्शियल दोनों रूप से शासन कर रहे थे उस दौरान में ब्रिटिश। तो ये कॉलोनियल जो वर्ड आया कॉलोनी से आया है।
आपके ब्रिटिशों की हर जगह थी, और भारतीय बस में नहीं थी, ये ब्रिटिश हर जगह रूल कर रहे थे उसमें। अब दैट इज कॉलोनियल औपनिवेशिक। ठीक, चलिए अगली बनाइएगा उसमें अब जिन्ना रिपोर्ट। जिन्ना रिपोर्ट लिखना चल, ये जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना उसमें। अब जिन्ना रिपोर्ट, जिन्ना रिपोर्ट से पहले नेहरू रिपोर्ट बनाइएगा, नेहरू रिपोर्ट। जिन्ना रिपोर्ट तो बाद में लिखिएगा, पहले पहले लिखिएगा नेहरू रिपोर्ट। कोष्टक में ले लीजिएगा 1928, 1928 नेहरू रिपोर्ट। दी नेहरू रिपोर्ट, दी 1928, ठीक है ना, 1928। दी नेहरू रिपोर्ट कोष्टक में मोतीलाल नेहरू, चेयर्ड बाई मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मत करना, बड़ी कंफ्यूजन होती है। नेहरू रिपोर्ट, ये मोतीलाल नेहरू है, पिताजी हैं उनके। दी नेहरू रिपोर्ट चेयर्ड मोतीलाल नेहरू, प्रेजेंटेड ऑन 1928, presented on 1928, was India first major attempt to draft its own constitution and seek constitution and seek dominion state within the British Commonwealth, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। हिंदी में लिखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया प्रयास था। लिखेंगे जिनमें भारतीयों को खुद या स्वयं संविधान बनाने और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर, और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर डोमिनियन स्टेट, बताता हूं फिर ये क्या होता है। डोमिनियन स्टेट, ये लिखा हुआ है डोमिनियन स्टेट्स, कोष्टक में अधिराज्य भी लिख लीजिए आप लोग। डोमिनियन स्टेट अधिराज्य हासिल करने की मांग की थी। चलिए बैकग्राउंड लिखिएगा इसका, पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड, ये रिपोर्ट क्यों आई थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड jointly by all parties in protest against the exclusion of any Indian member from the साइमन कमीशन। हिंदी वाले लिखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न करने के विरोध में
साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न करने के विरोध में सभी दलों ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की। चलिए लिखिएगा, उसका मेन डिमांड क्या थी इस रिपोर्ट की, मेन डिमांड, प्रमुख मांगे क्या थी। पहला लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, डोमिनियन स्टेट्स, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा पॉइंट, लैंग्वेज, हिंदी वाले लिखेंगे उसमें। अब इसकी आपकी क्या थी उसमें, अब डोमिनियन स्टेट, पहला लिख लीजिएगा मांग में, डोमिनियन स्टेट, मौलिक अधिकार, भाषा लिखेगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब रिजल्ट या आउटकम क्या है इसका, रिजल्ट या आउटकम। द रिपोर्ट वॉज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम सम लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, due to some leader of the Muslim League, मोहम्मद अली जिन्ना, it with a 14-point demand, ultimately the Congress demand complete independence in 1929। हिंदी वाले लिखें, इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को रखा गया और कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। चलिए हेडिंग बनाइएगा, डोमिनियन स्टेट लिख लीजिए, पता चला वो भी पूछ लिया। लिखिएगा डोमिनियन स्टेट, लिखिएगा डोमिनियन स्टेट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन within the British Empire where self-governing colonies
डोमिनियन का हिंदी में लिखेंगे डोमिनियन का दर्जा ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्रमंडल के भीतर एक संवैधानिक स्थिति थी। एक संवैधानिक स्थिति थी। सिंपल समझ लीजिए, बस हो गया उसमें। अब हुआ क्या कि देखिए, आप फिर बैकग्राउंड में जाइए। जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सबके सब कौन थे? अंग्रेज। इसका मतलब वो भारतीयों को कहीं भी किसी रूप में योग्य नहीं मान रहे थे। और साइमन कमीशन जो आया था वो 1919 का जो एक्ट आया था उसकी समीक्षा के लिए आया था, मतलब आपके रिव्यू करने के लिए। ये जो एक्ट बनाया गया था 1919 में, इसमें जितने भी पॉइंट रखे गए हैं वो पॉइंट को आपके एक बार समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं रखा गया, जिस कारण से आपने अभी पहले पढ़ा उसे व्हाइट कमीशन कहा गया। इसी साइमन कमीशन का हुआ विरोध। जैसे ही साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने यह कहा, उसमें भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि आप अपना संविधान बनाने का, आप अपना संविधान, नेहरू रिपोर्ट आ गई। नेहरू रिपोर्ट क्या कह रही है? नेहरू रिपोर्ट यह करे कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे उसमें। अब दूसरा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा यह हो रहा है उसमें कि संविधान जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें हम ही पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, अब है ना। और जैसे ही ये आपका आया, मतलब एक प्रकार से ये लोग अपने अधिकारों की मांग करने लग गए। और जैसे ही इन्होंने अधिकारों की मांग किया, जिन्ना को फिर एक पॉलिटिक्स सूझी। जिन्ना ने इस रिपोर्ट को खारिज करा। जो नेहरू रिपोर्ट आ रही थी, जिन्ना ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और जैसे ही जिन्ना ने इस रिपोर्ट को खारिज करा, जिन्ना ने बोला मैं अपनी अलग मांग रखूंगा। तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग, मतलब 14 पॉइंट में मांग रख दी। और जैसे ही जिन्ना ने मांग रखी और आपके इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, कांग्रेस ने इसके बाद सीधे क्या ला दिया? पूर्ण स्वराज, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिख लिया उसमें। अब इसका मतलब यह था, सीधी सिंपल रिपोर्ट ये इसलिए आई थी कि भारतीय चाह रहे थे हम अपने आप को क्या करें, अपना संविधान खुद बनाएं उसमें। ऐसा इसके अंतर्गत मांग की गई थी। चलिए अब लिखिएगा जिन्ना रिपोर्ट। अब डालिएगा जिन्ना रिपोर्ट। क्वेश्चन मिलेगा 14 डिमांड, या कि 14 मांग, 14 डिमांड। लिखेगा मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट फॉर्मूला 1929, 14 पॉइंट फॉर्मूला 1929 was a series of constitutional reform introduced in March 1929, introduced in March 29 in response to Nehru report, in response to Nehru report। हिंदी में लिखेंगे जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय फॉर्मूला, कोष्टक में 1929, 14 सूत्रीय फॉर्मूला नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, बात समझ आई, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य, रिपोर्ट में पेश की गई थी जिसका उद्देश्य संवैधानिक सुधारों की एक श्रृंखला थी, जिसका उद्देश्य संवैधानिक सुधारों की एक श्रृंखला थी। सिंपल लिख लेना, 14 रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट लिख लो, बस हो गया। लिखना 14 आपकी थी क्या इसमें, 14 मांगों में क्या क्या था, 14 डिमांड क्या थी। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में लिख लें मुस्लिम प्रतिनिधित्व, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। अगला पॉइंट लिख लेंगे उसमें अब फेडरल स्ट्रक्चर, इक्वेलिटी इन रिप्रेजेंटेशन, इक्वेलिटी इन रिप्रेजेंटेशन,
सेपरेशन ऑफ सिंध, सेपरेशन ऑफ सिंध, एक्सेट्रा डाल दो, बस हो गया। हिंदी वाले लिख लेंगे उसे अब। संघीय संरचना, संघीय संरचना मुस्लिम प्रतिनिधित्व, तो लिख लिए संघीय संरचना मुस्लिम प्रतिनिधित्व। सिंध का पृथक्करण, सिंध का पृथक्करण हो गया, चलेगा इतना इसमें अब। ठीक, चलिए अगला पॉइंट बनाइएगा उसमें अब। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हिंदी वाले लिख लें उसमें गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हेडिंग बनाइए आपका गांधी जी को लिख लीजिए, लगे हाथ तब हेडिंग बना लीजिएगा उसमें अब दांडी मार्च, दांडी मार्च, और दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह एक साथ ही कर दीजिएगा उसमें अब। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट आपके। लिखना चालू करिएगा उसमें अब। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस्ड दी दांडी मार्च एंड, दांडी मार्च एंड सॉल्ट, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह लिखिएगा इसमें। दी, हिंदी वाले पहले लिख लें, गांधी जी ने, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च, दांडी मार्च को प्रारंभ किया था, को प्रारंभ किया था। हिंदी वाले लिखेंगे दी मार्च, इंग्लिश वाले सॉरी, दी मार्च अब कब से कहां तक चला, दी मार्च 22 मार्च 1930, ये आपकी मार्च, अब वो महीने वाला मार्च है, ठीक है ना। एक तो है आपके उसमें अब द मार्च, वो चलने वाला, पैदल चलने वाला, तो लिखेंगे दी मार्च 22 मार्च, अब ये महीने वाला कब से कब तक चला था, 1930, 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। यह यात्रा, हिंदी में लिखेंगे यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाई गई थी। पोस्टर में लिख लेंगे चलाई गई थी। एज ए डायरेक्ट एक्शन, एज ए डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स, कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस, कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस, हिंदी में लिख लें नमक कानून को तोड़ा गया था, नमक कानून, नमक कर को या कि नमक कर को तोड़ा गया था, नमक कानून की जगह नमक कर या कानून जो भी लिख लें, नमक कर या कानून को तोड़ा गया था। अगला पॉइंट बनेंगे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ज्वाइंड, सरोजनी नायडू ज्वाइंड दिस सत्याग्रह, सरोजनी नायडू ने इस सत्याग्रह को ज्वाइन किया या कि वो भी जुड़ी, सरोजनी नायडू भी इस सत्याग्रह से जुड़ी। चलिए अगला पॉइंट बनाइएगा उसमें अब। महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यहां पे पूरी डिटेल ही करा दूंगा उसके बारे में अब।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हिंदी वाले महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्या है ये? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लिखना चालू करिएगा। महात्मा गांधी लॉन्च्ड दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, on 12 March 1930, 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। 1930 को प्रारंभ किया था। इंग्लिश वाले लिखें, विथ दी हिस्टोरिक दांडी मार्च फ्रॉम, विथ दी हिस्टोरिक दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। कहां है साबरमती? गुजरात में। साबरमती आश्रम, विथ दी हिस्टोरिक दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम, हिंदी में लिखेंगे साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, कोष्टक में गुजरात। चलिए अब उसमें पॉइंट बनाना चालू करिएगा उसमें अब, ठीक है ना? लिखिएगा उसमें अब सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, अब इसी में पॉइंट बना दीजिए। गांधी जी इसी बीच में जो करते जा रहे थे। गांधी जी ब्रोक द लॉ बाई, गांधी जी ब्रोक द लॉ बाई मेकिंग सॉल्ट इन दांडी ऑन 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। हिंदी वाले लिख लें सीधे उसमें, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में 6 अप्रैल 1930 में दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। चलिए उसमें लिखिएगा उसमें और क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या उद्देश्य थे इसके, गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे थे। टू वायलेंट ब्रिटिश लॉ in a civil manner and demand स्वराज, in a civil manner and demand स्वराज। हिंदी में लिख लें, ब्रिटिश कानूनों का सविनय तरीके से उल्लंघन करना, सविनय मतलब पीसफुली, सविनय तरीके से उल्लंघन करना और स्वराज की मांग करना, चलिए मेजर एक्टिविटी क्या हुई इसमें अब लिखिएगा। मेजर एक्टिविटी, प्रमुख गतिविधियां क्या हुई उसमें। बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, कपड़े। अगला लिखेंगे वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ एंड रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। हिंदी में लिखेंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार,
दुकानों के सामने धरना और कर दिए जाने से मना करना, टैक्स और कर दिए जाने से मना करना। अदर लीडर लिख लीजिएगा इसमें, अदर लीडर, अन्य नेता कौन थे उसमें? अन्य नेता सरदार पटेल, सरदार पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, सरदार पटेल थे, GHAFFAR, अब्दुल गफ्फार खां, ये अदर लीडर थे इसमें। अब देखिए हुआ क्या उसमें। अब पहला प्रश्न तो यह आता है चीजों को लेके कि गांधी जी ने, इसको रिसर्च करके बताइएगा, देखते हैं कौन ढूंढ पा रहा है, गांधी जी ने नमक कानून ही क्यों तोड़ा? भाई तोड़ने के लिए उस दौरान शक्कर तोड़ देते, नमक कानून ही क्यों तोड़ रहे हैं उसमें? अब रीजन क्या है इसका, तो ये पता करके बताना उसमें अब कि गांधी जी ने नमक कानून ही क्यों तोड़ा, नमक कानून बना के उसमें, ठीक है ना। दूसरा, अब महात्मा गांधी ये देख चुके थे उसमें, यहां पे आते आते उसमें अब कि आपका क्या हो रहा था कि जो आपके अंग्रेज थे वो जरूरत से ज्यादा फिर भी टैक्स लगा रहे हैं, वो उस टैक्स में रिजीम कहीं कम कर ही नहीं रहे हैं उसमें। अब इस कारण से गांधी जी, अब वो तो आंसर ही दे दूंगा फिर इसका मतलब, इसीलिए पता करके आना कल की क्लास में उसमें या कि अगली क्लास में, गांधी जी ने नमक कानून ही क्यों तोड़ा था उसमें अब। और गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, दांडी, पूछा गया क्वेश्चन ये उसमें। अब आपने लिखा कि उन्होंने दांडी मार्च करा था, ये दांडी क्या है उसमें? अब ये दांडी एक स्थान का नाम है, एक्चुअल में एक बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, खैर आप लोगों में तो मुश्किल आए कि नहीं आए पता नहीं, यूपीएससी ने पूछ चुका है कि दांडी गुजरात के किस जिले में है आपके उसमें अब, है ना। तो गांधी जी है उसमें, अब छोटा मोटा चीज काम नहीं है उसमें। अब तो देख लेना कि दांडी किस जिले में है, वैसे ये तो मिल जाएगा, और बताना उसमें कि गांधी जी ने नमक कानून ही क्यों तोड़ा था उसमें अब, ठीक है ना। अब देखिए अब स्थिति क्या आ चुकी थी उसमें, अब ये स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि जहां एक और महात्मा गांधी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस लगा। अब यहां पे एक्चुअल में ट्रायंगल बन गया, अब यहां पे बन गया ट्रायंगल आपका, कैसा ट्रायंगल बन गया? एक ओर तो गांधी जी अपना मूवमेंट चला ही रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस अपना मूवमेंट चला दी उसमें अब, और तीसरी ओर क्या हो गया उसमें? अब तीसरी ओर यहां पे जिन्ना भी अड़े हुए हैं उसमें। अब अंग्रेजों के ऊपर क्या हुआ? अंग्रेजों पर दबाव चालू हो गया उसमें अब। और ये तो ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इनसे हट के जोड़ू, इस ओर तक एक वर्ग आपका जो मॉडरेट है, आपका मॉडरेट का वर्ग का जो था वो भी, आप मॉडरेट तो इन सबसे जुड़ ही गए हैं उसमें। अब मॉडरेट एक प्रकार से कुछ गांधी से जुड़े हुए हैं, कुछ आईएनसी से, जैसे देखिए यहां पे गांधी, यहां पे आईएनसी, यहां पे जिन्ना की जगह सीधे मैं मुस्लिम लीग लिख दे रहा हूं। अब जो मॉडरेट लीडर थे वो किसी ना किसी रूप में गांधी से जुड़े हुए हैं या कि आईएनसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक वर्ग और है जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जान रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दुखी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लीडर किसकी, लाला लाजपत राय की हत्या हो चुकी है। तो एक वर्ग यहां पे किसका आ गया है? भगत सिंह वाला वर्ग भी आ गया है उसमें। अब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वाला। अब ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पे अंग्रेजों के ऊपर आपका एक प्रकार से चौतरफा दबाव है, चारों ओर से दबाव है। अब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि यह घटना इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे इस दौरान में गवर्नर जनरल चल रहे थे कौन? इरविन। गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने गांधी इरविन पैक्ट कराया, गांधी इरविन समझौता। एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि महात्मा गांधी और इरविन के मध्य वार्तालाप कराई। तो गांधी के जैसे ही आपकी, अभी आप थोड़ी देर में गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे, गांधी इरविन पैक्ट में कुछ मांगे रखी गई उसमें। अब तो जब गांधी इरविन पैक्ट में मांगे रखी गई तो जाके अंततः जाके 1934 के समथिंग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त हो गया। दूसरा, अच्छा एक यहां पे पैरेलल कई सारी स्थिति चल रही है, फिर मैं एक बार मैप बना रहा हूं उसमें, समझिएगा उसमें ट्रायंगल से ज्यादा क्या क्या स्थिति चल रही है। एक और गांधी की चल रही है, दूसरी ओर आईएनसी की चल रही है, तीसरी ओर जिन्ना की चल रही है उसमें। अब एक आपके पैरेलल स्थिति चल रही है किसकी आपके उसमें, अब आपके यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट वालों की, ये गांधी हो गए, ये आईएनसी हो गई आपकी, और ये जिन्ना हो गए या कि मुस्लिम लीग। अब ये हो गई, लेकिन इसी में एक स्थिति, एक व्यक्ति और उदय हो रहा है जिसे आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर के नाम से।
ये अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? ये लड़ाई लड़ रहे हैं दलित और शोषित वर्गों के लिए। तो ये क्या है आपके, ये यहां पे सत्याग्रह चला रहे हैं जिसे महार सत्याग्रह कहा जा रहा है। तो इनको, तो अभी अगर मैं थोड़ा सा इनको अगर होल्ड में डालूं, बी आर अम्बेडकर को, अंग्रेजों द्वारा लगातार मांगे चली, तो मैंने क्या बोला, गांधी के लिए 1934 यहां पे गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त करा दिया गया। क्यों? क्योंकि गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होगा, गांधी इरविन पैक्ट होगा। इरविन उस समय के गवर्नर जनरल। दूसरा, आईएनसी वाले तो रुक ही नहीं रहे, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो इसी बीच में क्या हुआ, तीन आपके क्या हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसे आपका क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन बोला जा रहा है। अंग्रेजों ने एक प्रकार का आपका सम्मेलन बुलवाया आपका, कहां पे, लंदन में, कि आइए और यहां पे अपनी अपनी मांगे रखिए उसमें। अब एक प्रकार को फिर से पॉलिसी, अभी भी वो लोग आजादी देने के आपके उद्देश्य में बिल्कुल नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि आप अपनी मांगे रखिए और इस मांगों से अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको हम फिर उस मांगों को आपको पूरा कर देंगे उसमें। अब और इसी के रूप में हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलती है। कई सम्मेलनों में आपके आईएनसी ने भाग लिया ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके पहले क्या कर चुकी है, आपकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर चुकी है, आपकी पूर्ण स्वराज की, तो वो तो सहमत है ही नहीं। गांधी जाते हैं आपके सम्मेलन में आपके, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे बी आर अम्बेडकर द्वारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा यह मांग कर दी जाती है कि दलितों को जो है आपके कुछ अधिकार दिए जाएं। अंग्रेज समझ जाते हैं उसमें कि अंग्रेज, अब देखिए अंग्रेजों को फिर मौका मिला। इसके पहले एक बार अंग्रेजों को मौका मिल गया था, कब, 1909 के करीब में, 1909। अंग्रेजों ने क्या किया था, मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के लिए आपके मुस्लिमों को निर्वाचन दे दिया था कि भाई ठीक है, और उसका रीजन क्या था, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट करना। अंग्रेजों को यहां एक बार फिर मौका मिला, एक लीडर आए हुए हैं जिनका नाम है बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग रखी है कि दलितों के लिए आपके उसमें उन्होंने अधिकारों की मांग रखी। अब अंग्रेज फिर समझ गए थे कि कहीं ना कहीं हिंदू में भी एक ऐसा उपवर्ग बन गया है जो दलित है आपका, और उसके लिए भी मांग देना जरूरी, मतलब फिर कॉन्फ्लिक्ट कराने का मौका मिल गया कि ये अच्छा मौका है फिर से उसमें दलितों को कुछ मांग कर दी जाए। तो इसीलिए क्या हुआ था आपके, इसीलिए एक आएगा कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट दिया अंग्रेजों ने, जिसके अंतर्गत दलितों को कुछ सीटों का आपके रिजर्वेशन दे दिया गया, या कि दलितों को भी मांग दे दिया गया। गांधी इस बात से दुखी होते हैं, गांधी इस बात से दुखी होते हैं कि ये समय दलितों को यहां पे या कि ये समय एक साथ रहने का है, क्योंकि अभी हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, आजादी, ना कि हमारा मुख्य मुद्दा ये है उसमें कि हम क्या करें उसमें, अब हम अपने अपने लिए लड़ाई करें उसमें। अब ये बी आर अम्बेडकर वहां पे इसीलिए गए थे उसमें। अब इनका भी कहना गलत नहीं था, दलितों को लगातार शोषण हो रहा था उसमें, तो इनकी मांग भी थी कि हमें भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि हम भी आगे बढ़ सके उसमें। अब लेकिन गांधी इस विचारधारा से अभी सहमत नहीं थे। गांधी वहां पे क्या चाह रहे थे, गांधी अभी आपको चाह रहे थे कि सब लोग एक होके आजादी के लिए लड़े उसमें। अब और अंततः जाके गांधी गोलमेज सम्मेलन से वापस आ जाते हैं उसमें। अब और इसी के बाद आपका कम्युनल, अंग्रेजों को फिर मौका मिला, अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करी और दलितों को कुछ ना कुछ आपके एक विशेष पावर के रूप में दिया है उसमें। ठीक, चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा उसमें। अब अगली हेडिंग करिएगा उसमें, अब लिखिएगा गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट लिखिएगा उसमें। अब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एंड इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट कोष्टक में 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। और इसको कैसे दबाया गया था, एक्सट्रीमिस्ट को, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कैसे दबाया गया, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को कैसे दबा दिया गया यहां पे, एक्सट्रीमिस्ट के उस दौरान सबसे बड़े लीडर कौन, आपके उग्रपंथियों के सबसे बड़े लीडर कौन चल रहे थे यहां पे 1931 के लगभग में, लाला लाजपत राय। मैडम मर गए हैं 1928 में, 1931 में दोबारा पैदा कर दी क्या आप उनको 3 साल के अंदर। 1928 में देखिए आप, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा लाठी चार्ज में, मैं बात कर रहा हूं आपसे 1931 की। कौन लीडर चल रहा था यहां पे, एक्सट्रीमिस्ट का मेजर लीडर कौन था,
उस दौरान में। यस, एक्सट्रीमिस्ट के मेजर लीडर में आपके चले थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। याद करिए, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने कब फांसी दी भगत सिंह को? 23 मार्च 1931 को। इस दौरान में अंग्रेजों ने क्या किया, उसमें अब भगत सिंह को फांसी दे दी। और भगत सिंह को ही नहीं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को क्या किया, अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली मार ली। इस दौरान में कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या हो गए, यहां से उनका थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया। फिर आगे के रूप में इसी विचारधारा के रूप में आपके आएंगे कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसा नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाद में आएंगे, 1921 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ चुके थे, लेकिन वो फिर से आएंगे। उनका भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसे आप अब थोड़ी देर में लिखेंगे, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन जबलपुर के तिलवारा घाट में, ठीक है ना। चलिए हेडिंग बनाइएगा गांधी इरविन पैक्ट, लिखिएगा दी गांधी इरविन पैक्ट, कोष्टक में 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 1931 को हुआ है उसमें। अब लिखेंगे ऑल्सो नोन एज दी दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट was a major political agreement between Mahatma Gandhi and Lord Irwin, हिंदी वाले लिखेंगे गांधी इरविन समझौता, कोष्टक में 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसे नीचे, दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। चलिए इसके अब शर्तें क्या थी, मेन टर्म्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, शर्तें क्या थी इस समझौते की। मेन टर्म ऑफ गांधी इरविन पैक्ट लिखेंगे एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें अब सॉल्ट राइट, दूसरा पॉइंट इसमें अब सॉल्ट राइट, रिलीज ऑफ प्रिजनर, इसमें पॉइंट लिखना अब उसमें अब रिलीज ऑफ, फिर एक कहानी बताता हूं, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, उसी पॉइंट लिखना अब उसमें अब रिलीज ऑफ प्रिजनर में ही लिखना चालू करना, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर who are not involved any violence, अगला पॉइंट लिखेंगे प्रोटेस्ट, फोर्थ पॉइंट में प्रोटेस्ट, परमिशन टू, इसमें प्रोटेस्ट में लिखना परमिशन टू होल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट। चलिए अब हिंदी वाला लिखना चालू करेंगे उसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत, अगला लिखेंगे नमक अधिकार, कैदियों की रिहाई, तीसरा पॉइंट कैदियों की रिहाई,
हिंसा में, इसमें लिखना आप लोग भी, हिंसा में शामिल ना होने वाले कैदियों की रिहाई, हिंसा में शामिल ना होने वाले कैदियों की रिहाई। अगला पॉइंट लिखना धरना प्रदर्शन, अगला पॉइंट धरना प्रदर्शन लिखना इसमें विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने, शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ उसमें, अब गांधी इरविन पैक्ट में इरविन ने यह बोला गांधी जी से कि हम आपकी बातों को भी मानेंगे लेकिन हमारी बातों को भी आपको मानना पड़ेगा। तो अंततः जाके क्या हुआ, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन गांधी ने आपका क्या किया, नमक बनाने की आपकी बात को आपका एग्री रखा। अब ये नमक बनाने का मतलब क्या था, गांधी ये कह रहे हैं कि जो समुद्र के किनारे बसे हुए लोग हैं उन्हें आप नमक बनाने और आपका नमक बनाने का अधिकार दीजिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपने लिखा कि गांधी मांग कर रहे हैं कैदियों की रिहाई की, लेकिन वहां पे टर्म एंड कंडीशन क्या लग रही है उसमें, अब टर्म एंड कंडीशन ये लग रही है कि जो आपके ऐसे कैदियों की रिहाई होगी जिन्हें आपने जबरन पकड़ के रखा है पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए, ना कि आपने उन्हें जिन्हें आपने क्या किया, जिन्होंने हिंसा करी है उनको छोड़ने की बिल्कुल भी बात यहां पे नहीं हुई। अगला इसमें एक कहानी जुड़ी है, बताता हूं। अगला पॉइंट जो बोल रहे हैं उसमें अब गांधी कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन जो होगा वो शांतिपूर्ण पीसफुली हुआ करेगा। अब आइए आप राजनीतिक कैदियों की रिहाई में, ये गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है, पढ़ना डेट क्या लिखी है, भगत सिंह को आपके फांसी कब दी गई। अब देखिए जिस दौरान गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था, आज भी आपके कई मांगे ऐसी चलती हैं उसमें अब कि महात्मा गांधी द्वारा आपका अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी, इसके दो आपके रीजन आएंगे, महात्मा गांधी द्वारा भगत सिंह को फांसी देने से बचाया जा सकता था, ये बिल्कुल प्रश्न आ सकता है उसमें अब तो। लेकिन आपका क्या हुआ, अब देखिए जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था, गांधी की पॉलिसी आप शुरू से देखिए जब से वो साउथ अफ्रीका में थे, गांधी की पॉलिसी मेनली दो चीजों पे आपके बिल्कुल आपके क्या था, उनका बेस था गांधी का, सत्य और अहिंसा। गांधी हमेशा आपके नॉन वायलेंट की बात कर रहे थे और ट्रुथ की बात कर रहे थे। गांधी ने इरविन पैक्ट में एक पॉइंट यह भी लिखा कि मैं उन्हें ही आजाद करिए जिनका आपका किसी ना किसी रूप में हिंसा में आपका योगदान ना रहा हो, उन्होंने हिंसा ना करी हो। अब क्या हुआ, जैसे ही आपका गांधी इरविन समझौता हो रहा था, गांधी इरविन समझौता हो गया और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब सीढ़ी उतर रहे थे, स्टेयर उतर रहे थे, तो आपका इरविन द्वारा, जो उस दौरान में इरविन थे, उन्होंने गांधी से एक प्रश्न पूछा, मिस्टर गांधी समथिंग एल्स, कि इस समझौते के बावजूद भी जो आपने ये समझौता किया है, इनमें जो पॉइंट रखे हैं इसके अलावा भी कुछ, मतलब इरविन जान रहे थे कि जैसे ही आपका क्या होगा, गांधी आपका यहां पे मांग रख देंगे किसकी, आपकी उसमें अब गांधी मांग कर देंगे आपके भगत सिंह को छोड़ने की, और इरविन के मन में यह था कि गांधी कहीं ना कहीं ये मांग रखेंगे, इसी कारण से वो कह रहे हैं मिस्टर गांधी समथिंग एल्स। तो गांधी नहीं बोला नथिंग, क्योंकि गांधी की पॉलिसी किस बेसिस पे टिकी हुई है, सत्य और अहिंसा बेसिस पे है। और भगत सिंह लोगों द्वारा क्या हुआ था, आपके असेंबली में आपके थोड़ी देर पहले एक बम फेंका गया था, उन्होंने ये कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार जो है, ये अंग्रेजी सरकार बहरी हो चुकी है एक प्रकार से, जब तक इनके कानों में आपकी आवाज नहीं जाएगी तब तक ये आजादी देने के लिए या कि आपको देश को आजाद करने के लिए एक्टिव नहीं होगी उसमें अब। लेकिन गांधी ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया और इरविन समझ गए कि गांधी की जो पॉलिटिक्स है आपकी वो बिल्कुल आपके दो चीजों में बेस्ड है, गांधी आज भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसमें अब। दूसरा, ये दौरान ऐसा चल रहा था आपके उसमें अब कि कैपिटलिज्म, जिसे आपके पूंजीवाद, पूंजीवाद आपके उसमें चरम में चल रहा था उसमें अब।
तो जिस कारण से भी अंग्रेजों ने ये देखा और अंग्रेजों ने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडरों को खत्म करने का काम किया, वो लंबी कहानी है, उसको छोड़ दीजिए उसमें अब। ठीक, चलिए अगला लिखिएगा उसमें। अब अगला पॉइंट बनाइएगा, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब गोलमेज सम्मेलन आपने देख लिया उसमें। अब जो सब अपनी अपनी मांगों को लेकर किसके पास जाएंगे, अंग्रेजों के पास। अब सब यहाँ अंग्रेजों ने एक और लाया अपनी अपनी मांगों को लाने के लिए, कि ऐसा ऐसा चीजों के लिए लेके उसमें अंग्रेज यहाँ पे मांग लाने के लिए और ला गए हैं। इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है उसमें, अब जो थोड़ी देर से बताता हूं उसमें। जब तक अपनी कॉपी में एक बार पलट के देख लीजिए, कुछ ऐसा कुछ डाउट आ रहा हो अभी भी इतने में जितने में है, किसी पॉइंट में कोई सा भी डाउट आ रहा हो।